हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि कैसे रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हेडिंग डाल देते हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके अंदर हम रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ला एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन में भी यहाँ पर हम उससे पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, और मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहा हूँ। इस लॉ को गुलबर्ग और वेजे ने 1867 के अंदर दिया था। गुलबर्ग एंड वेजे, कितने में? इन 1867 के अंदर। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्टेंट जो दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन है, और उसके सामने जो स्टिचियोमेट्री वो डायरेक्ट पावर में जाती है। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of any reaction, the rate of any reaction is directly proportional to concentration of reactant, concentration of reactant means उसका active mass, and each concentration rise to the power of its number of molecule, its number of molecules। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है 2a प्लस 3b, इससे बना हमारे पास कोई प्रोडक्ट। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम यहाँ पर बात करें पहले तो क्या हमारे पास रिएक्टेंट
ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन के आगे कितनी वैल्यू है, 2 मॉलिक्यूल है, ये स्टिचियोमेट्री के पावर में जाएगी 2 हो जाएगा, और बी के सामने है 3, तो ऊपर पावर चली जाएगी 3। तो अब इसको जब लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू के, रेट कांस्टेंट लग जाएगा हमारे पास, और ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर 3 लग जाएगा। ये तो बात रही आपकी किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। बात ये थी कि जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट आपका थ्योरेटिकली था, दिस इज थ्योरेटिकली। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, दिस इज थ्योरेटिकली। ठीक है, कैसा था ये, थ्योरेटिकली था। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना, ये कैसा लो था हमारे पास, थ्योरेटिकली था। मीन्स प्रैक्टिकली कोई भी डेटा नहीं देता ये यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ये कहना ये चाहता है कि जो भी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, वो डायरेक्ट पावर में लेके, आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और बट रियलिटी में ये हुआ कि ये जो मेथड था ये वैलिड नहीं हुआ हर एक रिएक्शन के ऊपर। जब वैलिड नहीं हुआ तो एक एक्सपेरिमेंटली एक नए नियम की जरूरत पड़ी, नए लॉ की जरूरत पड़ी, जो कि लेके आया गया रेट लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यही चीज हम एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे। नाउ एक्सपेरिमेंटली बाय रेट लॉ, बाय रेट रेट लॉ के अकॉर्डिंग सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन, नो चेंजमेंट। क्या रिएक्शन थी हमारे पास, 2a प्लस 3b, इससे क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता होता है किसका, एक ही कंसंट्रेशन की पावर। वहां पर हमने डायरेक्ट स्टेशियोमेट्री को पावर में लिखा था, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स लिख देते हैं और बी की पावर वाई लिख लेते हैं, अल्फा या बीटा भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि एक्स एंड वाई में भी, इम्पोर्टेंट ये, एक्स एंड वाई में भी हो सकते हैं 2 और 3 हों, 2 एंड 3 हो सकता है, 2 एंड 3 हो रिस्पेक्टिवली। बट और लिख लीजिए, और मे नोट, मे बी नॉट, हो सकती है नहीं भी हो सकती, एंड मे बी, या फिर हो सकता है क्या हो, नेगेटिव हो, कोई वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता कोई पॉजिटिव वैल्यू, हो सकता कोई फ्रैक्शन की वैल्यू हो। ठीक है, जो ये एक्स एंड वाई की वैल्यू है ये आपको आफ्टर एक्सपेरिमेंट मिलती है, तो हम लिख देते हैं एक्स एंड वाई वैल्यू हमें कब मिलेंगी, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, विल बी फाउंड आफ्टर
experiment. After experiment. और जो ये हमने लिखा इसी को आप रेट ला एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो हमने ये लिखा, ये वैल्यू हमने लिखी, यही है आपका रेट ला एक्सप्रेशन। दिस इज रेट ला एक्सप्रेशन। इसी को आप रेट ला एक्सप्रेशन बोलते। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। रेट ला एक एक्सपेरिमेंटेड ला है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। रियल में किसके ऊपर डिपेंड है? तो रियल में जरूरी थोड़ी नहीं ये 2 और 3 के ऊपर ही डिपेंड करे, हो सकता नहीं भी हो। तो ये सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। तो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और रही बात यहाँ पर नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर, ये जो के है हमारे पास, के जो हमने के लिखा है, ये दोनों के दोनों केसेस में ये रेट कांस्टेंट ही कहलाएगा। इन बोथ केसेस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। दोनों के केस में क्या होगा? रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, या तो हो सकता है आपके पास ये आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। तो जो के है जो दोनों के दोनों केसेस में क्या रहेगा हमारे पास, सेम ही रहेगा। उसको आप कहोगे रेट कांस्टेंट। और अगर मैं यहीं से थोड़ा सा इसको और डीपली लेके जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर जो एक्स है, जो वैल्यू आई हमने ऊपर एक्स लिखी, ये कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, हियर x is equal to order of reaction with respect to a, order of reaction with respect to, इसको कंप्लीटली लिख देते हैं, order of reaction with respect to, क्या होगी? ए के रिस्पेक्ट में x होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड y इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है। और अगर आपसे बात करें कि आप यहीं पे रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन कीजिए, इसको रेट कांस्टेंट को, तो हम यहाँ पर बात करते हैं रेट कांस्टेंट की कि आखिरकार ये रेट कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। रेट कांस्टेंट जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो के से, क्या होता है? रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जो भी कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट की उसको आप यूनिटी मान लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration, when the
concentration of each reactant is taken as unity. आप उसको क्या लोगे, यूनिटी मानोगे। इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, याद रहे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और अगर मैं यहीं पे छोटी सी और बात करूं, मैं x प्लस वाई कर दूं, जो हमारी ये पावर आई थी x प्लस वाई, इसको आप कहोगे बेटा जी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आप जो भी स्टिचोमेट्री जी, जो आपकी पावर आई, सॉरी स्टिचोमेट्री नहीं कहेंगे, जो पावर आई है उसको ऐड कर दीजिए, आपकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है। अगर कंसंट्रेशन से भी स्पेसिफिक, जो भी स्पीसीज हमारे पास वो एक्सप्रेशन है वो यूनिटी आ जाता है, इसका मतलब एक ही कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन सभी की बराबर हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि करेक्टर ऑफ रेट कांस्टेंट। करेक्टर ऑफ रेट कांस्टेंट। करेक्टर ऑफ रेट कांस्टेंट। करेक्टर ऑफ रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसी के ऊपर सारे सारे आगे की तरफ जो रिएक्शंस होंगे वे डिपेंड करेंगे इन्हीं के ऊपर। तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ इसी से, हर एक जो रिएक्शन है, ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक के लिए अलग अलग एक डेफिनेट वैल्यू होगी और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू of the rate constant at a particular temperature. At a particular temperature. कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक स्पेसिफिक होगी, डेफिनेट होगी। थर्ड पॉइंट है रेट कांस्टेंट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है। सेम रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बदल दो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी भाई। रेट कांस्टेंट चेंज विद टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ चेंज होती है फॉर सेम रिएक्शन।
सेम रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactant. फिफ्थ पॉइंट, यूनिट जो होती है रेट कांस्टेंट की, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आएगी हम आगे भी पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आखिरकार है क्या। यूनिट है जो रेट कांस्टेंट की, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। तो इस प्रकार से आप इस को समझ पाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रेट कांस्टेंट की, और ये कई दफा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आखिरकार है क्या। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था कि जब आप ऐड करोगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ के केस में जो पावर का सम है उसको आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द sum of powers of each concentration terms of rate law in terms of rate law। सपोज कीजिए हम रेट लॉ लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सपोज रेट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा है किसी रिएक्शन के लिए। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमारे को एक्सपेरिमेंटल मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो वो आपका जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे उनके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे क्या कंडीशंस हो सकती है। फिर हम इसकी यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।